हेलो गाइस, मैं किफन। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असम का जो 6वां नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसके पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से थे। अगली बात असम की आई है, तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। असम की बात करें दोस्तों, तो असम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1950 को। और इसका जो DLR नंबर देखें तो DLR नंबर है इसका 331405। डी फॉर हो जाएगा असम में डिस्ट्रिक्ट जो है 33 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं। अगला जो बात करें, असम में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। हालांकि यहाँ विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। यहाँ केवल जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा बस है, विधानसभा है। और विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ 126 है। अगला जो बात करें, असम की जो सीएम है वो हेमंता बिस्व शर्मा हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। अगला जो बात करें दोस्तों, वो असम की बाउंड्री किस राज्यों से साझा करती है? तो यहाँ पर आप देखें अपने इंडिया के मैप में तो कुछ इस प्रकार से है, और असम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लोकेटेड होता है असम, और ठीक इसके ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पास होता है भूटान, देन यहाँ पास होता है नागालैंड, देन इसके ठीक नीचे होता है मणिपुर, देन इसके ठीक नीचे होता है मिजोरम, और यहाँ पास होता है त्रिपुरा, और यहाँ पास होता है मेघालय। तो असम की बाउंड्री अपना असम जो है यहाँ पास लोकेटेड है। तो असम का जो ईस्ट वाला बाउंड्री फेयर करता है वो करता है नागालैंड और मणिपुर के साथ। असम का जो नॉर्थ वाला बाउंड्री फेयर करता है वह अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ साझा करता है। और यहाँ पास जो असम का वेस्ट वाला बाउंड्री फेयर करता है वो वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है, और असम का जो साउथ वाला बाउंड्री फेयर करता है वो मेघालय और त्रिपुरा के साथ साझा करता है। अगला जो बात करें, असम क्या 7 सिस्टर में इंक्लूड है? तो यहाँ पर फिर से इंडिया के मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिया के मैप में यहाँ पास होता है असम, यहाँ पास होता है सिक्किम, देन यहाँ पास होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ पास होता है मिजोरम, यहाँ पास होता है त्रिपुरा, और यहाँ पास होता है मेघालय। तो दोस्तों ये जो होते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य भारत की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूछा जाता है क्या सिक्किम भारत की 7 बहनों के राज्यों में इंक्लूड है? तो बिल्कुल नहीं है। अगला जो बात करें असम के बारे में ही, तो असम में है दोस्तों एशिया का फर्स्ट जो रिफाइनरी केंद्र लगाया गया था वो असम के डिगबोई में लगाया गया था। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में ही स्थित है। अगला जो बात करें कि असम की एक जीवन रेखा के नाम से नदी जानी जाती है जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और इसे असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करें जैसे ही तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। देन जैसे ही भारत में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में प्रवेश करने से ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? तो असम राज्य में प्रवेश करने से। देन यह जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तब इसका नाम जो पड़ जाता है वह जमुना पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। और
वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों वो असम के बारे में ही, तो असम में डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क एंड काचीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देन ओरांग नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ लोकेटेड हैं? असम में ही लोकेटेड हैं। काचीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था और मानस नेशनल पार्क को ही। और जो 6वां नेशनल पार्क बना है वो रायमोना नेशनल पार्क बना है। अगला जो बात करें असम में ही है एक पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य और असम की एक फेमस एथलीट हैं वो हैं हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही असम की सरकार ने असम का डीएसपी नियुक्त कर दिया है। असम के बारे में ही देखें तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी जो सहायक नदी है, लोहित नदी पर एक भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज बनाया जा रहा है और जिसे ढोला फादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो बात करें असम के ही एक प्रमुख व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका और ये प्रख्यात संगीतकार थे। इन्हें ही 2019 में प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख के साथ भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। तो ये था दोस्तों असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी केरल या डी मध्य प्रदेश? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केरल। केरल राज्य सरकार ने उनके नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी ज़्यादा देने के लिए यह नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। अब केरल की बात आई, केरल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हाल ही में केरल ने जो एक स्मार्ट या डिजिटल किचन योजना शुरू किया है जिसके तहत जो रसोई के महिलाएं हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपने रसोई को डिजिटल कर सकें। अब केरल के बारे में थोड़ी जान लेते हैं गैफ। तो केरल की स्थापना की बात करें तो केरल की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को और केरल का जो DLR नंबर होता है, DLR नंबर वो होता है 14-20-09। डिस्ट्रिक्ट जो है केरल में वो 14th हैं और यहाँ लोकसभा सीट हैं वो 20 हैं और राज्यसभा सीटें हैं 9। अगला जो बात करें केरल में जो विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है और यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 हैं। केरल के हाल ही में जो CM बने हैं दोबारा कार्यकाल के लिए वो बने हैं पिनरई विजयन और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? CPM पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि FDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का जो पहला राज्य है वो है केरल। और बात करें भारत का सबसे लिटरेसी रेट वाला, भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है वो केरल ही है। केरल यहाँ की लिटरेसी रेट है 96.2% और भारत का सबसे लिंगा अनुपात वाला जो राज्य है वो केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगला जो बात करें केरल राज्य को ही भारत सरकार द्वारा 2016 में भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया था। अगला जो बात करें केरल में ही है एराविकुलम नेशनल पार्क और एक है मैथीकेतन नेशनल पार्क, अनाईमुदी नेशनल पार्क, पंपादम नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये सभी
कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल की सबसे जो ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी, ये इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। केरल में ही है एक दोस्तों पेरियार नदी है जिसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और पेरियार नदी में केरल की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है और इसमें ही है मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की बांध किसमें स्थित है? केरल में ही स्थित है। अगला जो बात करें, एक है यहाँ पास भारत पूजा नदी और यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो है पंबा नदी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में विवादित रही सबरीमाला जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो पंबा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पास नेयर बांध भी है नेयर नदी पर और पंबा बांध जो है पंबा नदी पर। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ किया जाता है? ये केरल में किया जाता है। और एक है कथकली शास्त्रीय नृत्य भी कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। अगला जो बात करें, केरल में ही है एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला जो बात करें, केरल को ही मसालों का उद्यान कहा जाता है क्योंकि 3000 ईसा पूर्व यहाँ पे मसालों का जो व्यापार होता था काफ़ी भारी मात्रा में होता था, इसलिए इसे मसालों का बगीचा व मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3rd नंबर का, हाल ही में किसके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन आकलन के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 को जारी करने की मंजूरी दी गई है? ए थावरचंद्र गहलोत, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी रमेश पोखरियाल निशंक या डी अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसको जारी करने की मंजूरी प्राप्त कर दी गई। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है दोस्तों? देश में शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए व शिक्षा में स्कूलों में सुधार करने के लिए यह परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला जाता है। इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 5 राज्यों को उच्चतम श्रेणी में रखा गया है। पहला जो है वो है केरल एंड सेकेंड जो है पंजाब एंड थर्ड है तमिलनाडु एंड 2 केंद्र शासित यूनियन टेरेटरी हैं। पहला जो है चंडीगढ़ और देन है अंडमान निकोबार। इन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ए ग्रेड में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उच्चतम स्थान हासिल किया है। अगला जो बात करें रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में, रमेश पोखरियाल निशंक जी तो यह जो हैं वो पहले HDI मिनिस्टर थे, लेकिन हाल ही में HDI मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है और वर्तमान में जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। ये दोस्तों लोकसभा सांसद हैं। कहाँ से हैं? हरिद्वार उत्तराखंड से। अगला जो बात करें कि इनको साहित्य गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित किया जा चुका है और महर्षि संगठन द्वारा शानदार सार्वजनिक जीवन के लिए इनविंसिबल मेडल भी दिया जा चुका है। रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन कि नई
शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका मसौदा 2019 में तैयार कर लिया गया था लेकिन 2020 में पेश किया गया था, वो किसके द्वारा पेश किया गया था? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। नई शिक्षा नीति की बात करें तो पहली जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी 1968 में, तब भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और यह किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? कोठारी आयोग की समिति पर सिफारिश पर बनाई गई थी नई शिक्षा नीति, पहली बार 1968 में। देन दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, तब जो पीएम थे वो राजीव गांधी थे, और इसी शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, और इसी नई शिक्षा नीति में ही जीडीपी का 3% खर्च करने के लिए कहा गया था। अगला जो बात करें दूसरी नई शिक्षा नीति का ही संशोधन करके 1992 में पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो दूसरी नई शिक्षा नीति 1986 वाले में संशोधन करके ही लाया गया था। अगला जो बात कर सकते हैं संशोधन वाले को इंक्लूड ना करें तो ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी होगी, और यदि अमेंडमेंट वाले एजुकेशन पॉलिसी को इंक्लूड करते हैं तो 4th नंबर की एजुकेशन पॉलिसी होगी 2020 की। तो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है, और इसमें जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया है। अगला जो बात करें इसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। ये 5+3+3+4 मॉडल क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो 5 है ये होता है फाउंडेशन स्टेज, इसमें 3 से 8 साल के बच्चे कवर किए जाएंगे, नर्सरी से 2nd क्लास तक के। अगला जो बात करें इसमें ये प्रीपरेटरी एज होता है, और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, और जो 3 फिर से है ये मिडिल स्टेज होता है, इसमें 6 से 8 तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, और इसमें जो 11 से 14 साल तक के बच्चे कवर होंगे। और 4th नंबर जो है ये 4th नंबर ये होता है सेकेंडरी एज, इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ लोगों को टीका लगाने के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब, या डी झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, अब मतदान केंद्रों में भी 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीकाकरण लगाया जा सकता है, टीकाकरण वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अगला जो बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और बात करें जो राष्ट्रीय राजधानी बनी थी केंद्र शासित के रूप में, वो दिल्ली बनी थी 1992 में, और पहले जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में यह कलकत्ता से दिल्ली इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई, और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? आधिकारिक तौर पर 1931 में। अगला जो बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के जो सीएम है दोस्तों वो है अरविंद केजरीवाल, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया, ये भी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप पार्टी से। एंड यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। अगला जो बात करें दिल्ली के बारे में ही, तो दिल्ली का जो DLR नंबर होता है दोस्तों वो होता है 110703। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में वो 11 हैं, लोकसभा सीटें जो हैं 7 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। अगला जो बात करें दिल्ली का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल क्या है? विधानसभा है, और विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ वो है 70 सीटें। अगला जो बात करें दिल्ली में ही स्थित है कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन
दीन ऐबक, लेकिन इसने केवल कुतुब मीनार का एक मंजिल का निर्माण करवाया था। देन उसके ऊपर 2 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो पूरा कराने वाला जो निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था, लेकिन जो तीसरी मंजिल है वो बिजली गड़गड़ाने से टूट गई थी। देन इसका पुनर्निर्माण जो करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण जो करवाया था, क्षतिपूर्ति या मरम्मत करवाया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला जो बात करें, यहीं स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था? हाजी बेगम, इसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था और इसे यूनेस्को की साइट में 1993 में शामिल किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए कहाँ E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ए दिल्ली, बी पुणे, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, मोदी जी द्वारा पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये क्या होता है दोस्तों? इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसमें संकल्प रखा गया है कि 2022 तक एथेनॉल भारत में पेट्रोल के साथ 20% यूज किया जाएगा। वर्तमान में 8.5% यूज किया जाता है। एथेनॉल ईंधन क्या होता है दोस्तों? एथेनॉल ईंधन इसको उपयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ मिलाकर, और पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज किया जाता है गाड़ियों में। इससे क्या होता है दोस्तों कि 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, जिससे प्रदूषण जो होता है कम फैलता है, जिससे हमारे हिम व पर्यावरण के लिए, वायुमंडल के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो इसी को संकल्प रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, 2022 तक कितने प्रतिशत पेट्रोल के साथ यूज किया जाएगा? 20%। ब्राजील जैसे देशों में 40% वाहनों में फुल्ली 100% एथेनॉल उपयोग किया जाता है। बाकी 60% वाहनों में 24 से 25% एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये था 5th नंबर का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 10.5 से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? ए 9.5%, बी 4%, सी 4.25% या डी 18%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकास दर जो अनुमानित किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वो 9.5% किया है। अगला जो बात करें, ये जो 4% है ये रिजर्व रेट है, रेपो रेट है। और रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? मान लो कि ये एक HDFC बैंक है और ये है RBI। अब क्या करता है HDFC बैंक, इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा? RBI से पैसे उधार लेगा, और जो पैसा उधार लेगा, जो उधार दिए गए पैसे में RBI जो उधार देता है पैसा, उस पैसे पर जो HDFC बैंक ऋण देगा वही ब्याज दर क्या कहलाता है? रेपो रेट। लेकिन वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4% है। और रिजर्व रेपो रेट कितना है? रिजर्व रेपो रेट वो कितना है? 4.25% है। अब रिजर्व रेपो रेट सीधे इसका उल्टा हो जाता है। मान लो ये HDFC बैंक है, HDFC बैंक, और ये क्या है? RBI। अब इसका क्या हुआ? HDFC बैंक दिन भर काम करता है, 10 लाख रुपए हैं इसके पास जमा के रूप में। अब 10 लाख रुपए में से क्या करता है HDFC बैंक? 6 लाख रुपए बांट डालता है दिन भर अपने ग्राहकों को, लेकिन इसके पास कितना बच जाता है? 4 लाख बच जाता है। अब ये 4 लाख पैसे को HDFC बैंक कहाँ रख देता है? RBI में रख देता है। तो RBI इस पैसे पर ऋण देता है और इस पैसे पर जो ब्याज प्रदान करता है, ब्याज प्रदान करता है, और इस पैसे पर जो ब्याज प्रदान करता है RBI, इसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। अगला जो बात करें कि वर्तमान में रिजर्व रेपो रेट कितना है? 4.25%। और एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है? कोई भी बैंक है HDFC बैंक, इसका कोई मान लो कि 10 लाख है, इसमें से एक निश्चित राशि इसको RBI के पास रखनी पड़ती है और इसी को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी ग्राहक यदि ज़्यादा मात्रा में पैसे निकालना चाहे तो RBI से यह बैंक ले करके उसको प्रदान किया जा सके। अगला जो होता है एक FLR होता है। तो FLR जो वर्तमान में है दोस्तों वो है 18%
18% किया है आरबीआई द्वारा। और एफएलआर क्या होता है, फिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसमें क्या होता है, यदि एफएलआर किसी भी बैंक का पूंजी 18% होने पर उसको क्या करना पड़ेगा, लोन यदि देता है तो कुछ गिरवी रख के देना पड़ेगा, जैसे फंड हो गया, सरकारी दस्तावेज हो गया, ताकि बैंक धोखाधड़ी या डूबने पर आरबीआई ग्राहकों का जो है पैसा चुका सके। ये होता है एफएलआर होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो बात करें आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को एंड हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। और पहला जो इसका हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता। देन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया गया वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके जो गवर्नर हैं दोस्तों वो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से डिप्टी गवर्नर हैं, पहले जो हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं टीबी रविशंकर, तीसरे जो हैं महेश कुमार जैन और 4th नंबर के हैं माइकल देव बत्रा। अगला जो बात करें आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे फर ऑफ वार्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे फीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर फीडी देशमुख। तो ये था आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 3 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी चीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। 3 साल से 17 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अब पहले क्या होता था, पहले 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन अब चीन ऐसा पहला देश बन गया है जो 3 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। अगला जो बात करें चीन के बारे में, तो चीन की जो कैपिटल है वो है दोस्तों बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जी जिनपिंग। अगला जो बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा की गई है, ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा की गई है। अब ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है दोस्तों, जिन पेड़ों की आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई है और जिन पेड़ों ने ऑक्सीजन को भरपूर दिया है मानवीय सहायता में और प्रदूषण को कम किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा या पेंशन दिया जाएगा। अब पेड़ों को पेंशन कैसे दिया जाएगा, गांव में जाकर ऐसे 75 वर्ष से आयु से अधिक वाले पेड़ों की पहचान की जाएगी और उसकी देखभाल के लिए गांव के ही लोगों को नियुक्त किया जाएगा और प्रति पेड़ के हिसाब से प्रति वर्ष 2500 रुपये उनकी देखभाल के लिए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, ताकि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ों को देख रेख और अच्छा पोषण मिल सके। 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार देगी पेड़ों की देखभाल के लिए। अब यहाँ पर आया है ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा कि पेड़ लगाए जाएंगे 3 करोड़ और इसकी जो लागत है 1 करोड़। और ये कितने जमीन पर लगाए जाएंगे, तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगाए जाएंगे, हरियाणा के लगभग 10% भूमि पर। ऑक्सीजन महामारी के दौरान ऑक्सीजन की पूर्ति अब नहीं हो पा रही थी और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए यह 3 करोड़ पेड़ लगाएगी हरियाणा सरकार। इसे कहा गया है ऑक्सीजन। अगला जो बात करें हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हरियाणा का जो DLR नंबर होता है दोस्तों वो होता है 25-10-05। DLR नंबर, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट 25 और L लोकसभा सीटें जो हैं 10 है और जो राज्यसभा सीटें हैं यहाँ 5 है। अगला जो बात करें हरियाणा में जो विधानमंडल है वो है एक सदनी
यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 90। यहाँ के सीएम की बात करें तो वो हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। अगला जो बात करें हरियाणा की लोकेशन की बात करें तो हरियाणा कुछ इंडिया के मैप पे यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसके ठीक नॉर्थ पे है हिमाचल प्रदेश, इसके ठीक ईस्ट पे है यूपी और दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा। देन ये वेस्ट में पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है और दक्षिण में यह राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा में ही है दोस्तों एक ऐतिहासिक शहर पानीपत, जिसे बुनकरों, भारत में बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। यहीं 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। पहला जो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जो विजय हुआ था वो बाबर विजय हुआ था। अगला जो बात करें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो 1556 में हुआ था। हिंदू सम्राट हेमू और अकबर की सेना के बीच में इसमें विजय जो हुआ था वो अकबर की सेना हुई थी। अगला जो बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, मराठा सेनाओं के बीच में। और इसमें विजय जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली हुआ था। हरियाणा में ही है एक पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th संस्करण किया जाएगा 2021 में। और हरियाणा में ही है सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में ही लोकेटेड है। तो ये था हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन बनाया गया है? ए 1 जून, बी 3 जून, सी 5 जून या डी 7 जून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को बनाया गया है। 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे बनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे भी बनाया जाता है। 3 जून की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे भी बनाया जाता है। एक आता है 4 जून को तो आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसमें जिन बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया जाता है उनको याद करने के लिए बनाया जाता है। और 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आता है, वो आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज। और इसको पहली बार स्वीकार किया गया था 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा। और पहली बार जो बनाया गया था वो 5 जून 1974 को बनाया गया था। और फर्स्ट होस्ट जो कंट्री थी वो यूएसए थी। भारत में इसका 2 बार मेजबान कर चुका है, 2011 में एंड 2018 में नई दिल्ली में। अगला जो बात करें इस साल 2021 में जो मेजबान शहर था वो पाकिस्तान था। और इसकी जो थीम थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज की वो थी इको सिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये थीम थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जून के जो कि अभी तक बनाए जा चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? ए प्रशांत कुमार, बी RF सोधी, सी अरुण कुमार मिश्रा या डी अरुण वेंकट रमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RF सोधी, जो कि अमूल के भी हैं, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुने गए हैं। प्रशांत कुमार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। R वेंकट रमन यूएसए में वाणिज्यिक विभाग के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगला जो कुछ हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं उनके महानिदेशक के बारे में देख लेते हैं। तो नीरा टंडन जो है, नीरा टंडन यूएसए में व्हाइट हाउस या
जो बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं नीरा टंडन और बनीता गुप्ता की बात करें दोस्तों, तो ये यूएफए भारतीय मूल की हैं, यूएफए में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला जो बात करें, थर्ड नंबर पे हैं अरुण वेंकटरमन। हमने इनके बारे में बात कर ही ली है कि इनको यूएफए में वाणिज्य विभाग का डीजी नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का दोबारा से अध्यक्ष चुन लिया गया है, 2 वोटों से इन्होंने विजय हासिल किया था। प्रशांत कुमार फीजी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है CIFF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कुलदीप सिंह। अगला जो बात करें BFF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राकेश अस्थाना। अगला जो बात करें FSB, सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं वो हैं राजेश चंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सचिव हैं वो हैं अरविंद कुमार। अगला जो बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो सचिव हैं वो हैं सामंत गोयल। अगला जो बात करें नेक्स्ट है CBI के महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मई में ही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि CIFF के भी महानिदेशक हैं। अगला जो है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं FF देसवाल। अगला जो बात करें NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो हैं वो हैं MA गणपति महानिदेशक। NFA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल। अगला जो है NIA के महानिदेशक जो हैं CRPF के भी महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है और ये असम राइफल के प्रमोद चंद्र नायर को नियुक्त किया गया है, NHRC को अरुण कुमार मिश्रा, जैसा कि हमने बता दिया। तो ये था दोस्तों 8 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।